हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, किसे मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान का इतिहास क्या था। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। ये सब चीज़ें आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, कि व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को हम अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकी और लोगस इन दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। साइकी का अर्थ है हमारे आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। धीरे धीरे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने और अध्ययन किए और उन्होंने देखा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है, यानी जो हमारे मन में आता है, जो हमारा मन विचार करता है, सोचता है, वही हमारा आत्मा या मन का विज्ञान है। उसी के बारे में हम चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो धीरे धीरे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके पश्चात जो है कई और अध्ययन किए गए, तो उन्होंने कहा मन को भी हम, एक व्यक्ति का मन है जैसे, उसका अध्ययन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें अपने मन का अध्ययन कर सकते हैं, तो दूसरा अध्ययन नहीं करेगा। जब हम विज्ञान किसी विषय को मानते हैं तो उसका लक्ष्य ये होता है कि हम उसको दोबारा अध्ययन कर सकें, उसको वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकें और बार बार हमारे पास परिणाम समान आने चाहिए। इसलिए उनका भी मन का अध्ययन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। उनका कि जो हमारे चेतन अनुभव हैं वो हमारे अध्ययन का विषय हैं। तो धीरे धीरे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। अंततः जो है वॉटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। व्यवहार हमारे प्राणी का हो सकता है, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी, किसी का भी जो व्यवहार व्यक्त करते हैं प्राणी, उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। वुडवर्थ हैं, उन्होंने बताया कि वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति रहता है और उस वातावरण के प्रति जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, जो व्यवहार करता है, उनका अध्ययन ही मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आते ही बात हमारी मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। मनोविज्ञान चूँकि हमारे पूरे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो व्यवहार हमारा बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जुड़ा होता है। अतः मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत हम सभी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य हैं, असामान्य हैं, बालक हैं, युवा, प्रौढ़, पशु पक्षी, सभी जीव जंतु जो हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जहाँ कहीं भी जीवन है, जहाँ कहीं भी व्यवहार हमें दिखाई देता है, वो सब हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार हमारा आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। व्यवहार व्यक्ति के पारस्परिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। जब हम वातावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उससे हमारा व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। किसी भी प्रकार का हो व्यवहार, किसी भी रूप में हो, हम उसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अतः मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ उसकी अनेक समस्याएं भी हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शुरू में हमारे सामान्य या आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र बनाए गए, जिनके अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान था। सामान्य मनोविज्ञान में हम हमारे अधिगम है, व्यक्तित्व है, प्रेरणा है, संवेग है, प्रत्यक्षीकरण है, सीखना है, स्मृति है, ये इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। बुद्धि है, समस्या समाधान है, इन सब
व्यवहारों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान, जैसा कि नाम है हमारा, नाम के साथ ही हम कि जो भी हमारी दैनिक जीवन की समस्याएं हैं या व्यवहार हैं, उनके को हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करते हैं कि किन परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। जब हम मनोविज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो ये देखा जाता है कि विज्ञान हमेशा प्रयोग पे आधारित होती है, कि हम उसका प्रयोग कर सकें, उसके परिणामों को बार बार उनको दोहरा सकें, प्रयोगों को, और समान परिणाम प्राप्त कर सकें। इसलिए हम मनोविज्ञान में प्रयोग विधि के माध्यम से समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी आती है मनोभौतिकी। जैसा कि इसका नाम है मनोभौतिकी, यानी मन और भौतिकी दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत जुड़ी हुई हैं, कि कोई भी जो भौतिक वस्तुएं हैं उन सब का हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी व्यवहार उससे हमारा किस तरह प्रभावित होता है। कोई भी चीज़, जैसे लाइट जला रहे हैं, अंधेरे कमरे में हम बैठे हुए हैं, लाइट जली है तो उसका एकदम से जो ही लाइट जली कैसा हमारे को प्रभाव पड़ेगा। हम बैठे हैं, अचानक हमें कोई कांटा चुभ गया तो किस तरह से, कोई चोट लगी तो हम किस तरह से प्रभाव हमारा व्यवहार होगा, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। कई बार हमारे को पूछा जाता है कि दो लाइन खींची हुई हैं, बराबर हैं लेकिन आड़ी तिरछी हैं, या उनमें कुछ और निशान ऐसा लगा है, तो और हमें पूछा जाए कि भी कौन सी बड़ी दिख रही है, कौन सी छोटी दिख रही है, तो वो सब चीज़ें हमारे संज्ञान के, हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनका हम मनोभौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक मनोविज्ञान, जैसा कि नाम है, तुलनात्मक मनोविज्ञान में हम व्यवहारों की तुलना करते हैं अलग अलग संदर्भों में। सामाजिक मनोविज्ञान, समाज के अंतर्गत किस तरह व्यक्ति रहता है, किस तरह व्यवहार करता है, किस तरह नेतृत्व करता है, उसकी निर्णय क्षमता कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। व्यक्ति समूह बना करके रहता है, किस तरह उसमें समूह बनाता है, वहाँ व्यक्ति किस तरह क्रियाएं करेगा, उसका अंतर्व्यक्तिक जो संबंध हैं लोगों के साथ वो किस तरह के रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम समाज मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। नेतृत्व किस प्रकार का होगा, संचार किस तरह का होगा, आक्रामकता, परोपकारी व्यवहार, ये सब चीज़ें हमारे समाज के अंतर्गत आती हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति का जो है बचपन से लेकर के, नवजात शिशु से लेकर के वृद्धावस्था तक जो विकास होता है, उस दौरान उसके कौन कौन से व्यवहार जो हैं किस अवस्था में पनपते हैं, किस अवस्था में शुरू होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। दैहिक मनोविज्ञान, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारी सारी क्रियाएं जो होती हैं वो संवेदनाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पड़ती हैं। मन हमारा क्रिया करता है, लेकिन मन जो है कब क्रिया करता है, जब हमारा मस्तिष्क उसको आदेश देता है। तो सारी जो व्यवहार है हमारा वो मस्तिष्क से संचालित होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र से संचालित होता है। तो यहाँ हम दैहिक मनोविज्ञान में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और तंत्रिका तंत्र जो है वही हमारी सारी क्रियाओं का आधार है। कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे हम सोते हैं, जागते हैं, हम संवेदनाएं, हमें दर्द महसूस होता है, हम गुस्सा करते हैं, हम हंसते हैं, खुश होते हैं, कोई चीज़ हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी काम को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, इन सब में हमारे तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से अंग काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर उन चीज़ों में या तंत्रिका तंत्र के किसी भी भाग में कोई विकृति आ जाती है, या हम उसको काट के या किसी चोट से अगर वो ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे व्यवहार पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये सब हम दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा असामान्य मनोविज्ञान। व्यवहार हमारा सामान्य होता है और असामान्य भी होता है।
सामान्य व्यवहार यानी कि जो मानक हमारे समाज में, हमारे समूह में तय किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो व्यवहार होता है वो सामान्य होता है। और उन मानकों से अगर कोई विचलित व्यवहार है तो वो असामान्य व्यवहार हो जाता है। जैसे सामान्य तौर पे हम हमारा टेम्परेचर देखें तो हमारा 36-37 डिग्री टेम्परेचर हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अभी कोविड के दौरान जैसे हम टेम्परेचर कहीं जाते हैं तो टेम्परेचर चेक होता है हमारा, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है यानी कि वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, उसको बुखार है। तो इसी तरह हम शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी के साथ साथ हमारी कुछ मानसिक बीमारियां भी होती हैं, यानी कि हमारे कुछ व्यवहार जो है वो असामान्य हो जाते हैं। उसके दौरान किस तरह हम उनका इलाज कराएंगे, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या चिकित्सा दी जानी चाहिए, ये सब चीज़ें हम असामान्य व्यवहार के अंतर्गत पढ़ते हैं। भिन्नता परक मनोविज्ञान, यानी कि जब हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति, मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हर व्यक्ति अलग होता है, सब अपने अपने अलग अलग उनका मन होता है, अलग उनकी शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, अलग मानसिक बुद्धि का स्तर होता है। तो जब सारी चीज़ें, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते तो उनका व्यवहार भी समान नहीं होगा। तो यहाँ हम भिन्नता पर मनोविज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम संज्ञान से संबंधित, कोई व्यक्ति है, संज्ञान किसे कहेंगे, किसी भी वस्तु विषय के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ हम किस तरह से कोई चीज़ को समझेंगे, याद करेंगे, किसी चीज़ को ग्रहण करेंगे, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान हमारे अलग अलग मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं, तो विभिन्न व्यक्तित्वों में किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, किस तरह का व्यवहार करेंगे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद मनोविज्ञान के संदर्भ में हम देखें कि कुछ व्यवहारिक या अनुपयुक्त अप्लाइड स्कोप भी है। अभी तक जो हम देख रहे थे कि जितने मनोविज्ञान के क्षेत्र थे वो हमारे बेसिक क्षेत्र थे, थ्योरेटिकल क्षेत्र थे, और वहाँ हम आज जो है मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है और बहुत ज़्यादा स्कोप उसका बढ़ गया है। इसमें हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान, यानी कि हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, समाज में हम जितने भी मनोविज्ञान की सिद्धांत हैं उनके बारे में हम उनका अप्लाई करके समाज की जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, किस तरह समाज में लोग रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लीडरशिप करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान, जैसे जैसे आज हमारे समाज में औद्योगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उद्योग में भी मनोविज्ञान का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। किस तरह से काम के घंटे होने चाहिए, कितना काम के बीच में गैप होना चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति कहीं भी काम करता है 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है, क्या उसकी वहाँ उसकी कंडीशंस होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, कितने काम समय के घंटों के बाद में उसको गैप मिलना चाहिए, किस तरह का उसका एनवायरनमेंट, वहाँ खुला हवा, पानी, रोशनी कितनी होनी चाहिए, किस तरह के कलर्स वहाँ होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आता है संगठनात्मक मनोविज्ञान। संगठनात्मक मनोविज्ञान, जहाँ भी हम काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी हम फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, तो वहाँ हमारा एक संगठन बन जाता है। उस संगठन के अंतर्गत हम किस तरह से काम करेंगे, काम करने की हमारी हायरार्की क्या होगी, किस तरह से वहाँ पे डिसीजन चलेंगे। जैसे आप स्कूल में हो तो आपको कोई भी काम की ज़रूरत है, किसी चीज़ के बारे में पूछना होता है, आप टीचर के पास जाते हैं या प्रिंसिपल के पास जाएंगे। प्रिंसिपल एक एक बच्चे के पास नहीं जाता, एक हायरार्की होती है। स्कूल में आपको कोई भी नोटिस निकलता है, कॉलेज में कोई नोटिस निकलता है, तो वो प्रिंसिपल के सिग्नेचर से निकलता है, उसके बाद वो बच्चों तक पहुंचाया जाता है। तो एक
हायरार्की सिस्टम होता है, किस तरह का सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन का क्या लेवल होगा, ये सारी चीज़ें हमारे औद्योगिक जो है संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको हम किस तरह से उसका पढ़ाई का किस उम्र में उसको स्कूल में डालना चाहिए, किस उम्र में उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, स्कूल में उसके क्या समय होगा, किस तरह से हम उसको इंटरेक्शन करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी पद्धतियाँ हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनसे बच्चा अच्छे से सीख सकता है, अच्छे से समझ सकता है, उसमें किस तरह जो है सूझबूझ या हम इंसाइट डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी में भी हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान यानी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों में जब हर व्यक्ति अलग होता है तो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है, किस विशेषता वाला किस तरह के क्षेत्र में अलग काम कर सकता है, तो इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हुए वहाँ हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, आजकल हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी काउंसलर्स की पोस्ट लगाई जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति है बीमार हो गया तो उसको किस तरह से उसकी मेंटल स्टेट को हम सही बनाए रखेंगे, इसके लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, उसके बाद जब मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया या आज की परिस्थितियों में हम देखें कोविड हो गया, हमें किसी को भी पता चलता है कि हमारे पड़ोसी को किसी को कोविड हो गया है तो सब उसको किसी हिराकत भरी नज़रों से देखने लगते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं। तो वहाँ ही होता है कि उसकी काउंसलिंग की जाती है, उस व्यक्ति की, औरों की भी की जाती है कि आपको ये बीमारी है, आप इससे ठीक हो गए हैं, अब किस तरह से आप अपना आगे का जीवन सामान्य गुजारें, किस तरह से अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करें। इन सब चीज़ों में हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। इसी तरह कम्युनिटी साइकोलॉजी की समुदाय विशेष में किस तरह की क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम पता करते हैं। वृद्धावस्था मनोविज्ञान, इस क्षेत्र का आज की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जहां हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं। लोग अपने माता पिता या बुज़ुर्गों को जो है वृद्धा आश्रम छोड़ करके आ जाते हैं। तो वृद्धावस्था में किस तरह की परेशानियां लोगों को आती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, आज जो है वृद्ध लोग जो हैं अपना जीवन सही ढंग से गुजारें, एडजस्टमेंट सही ढंग से कर सकें, इसके लिए वृद्धावस्था में हमारे किस तरह की हमारी इच्छाएं होती हैं, किस तरह हम एडजस्टमेंट करें, आगे के जीवन को अच्छे से खुशी से गुजारें, इसके लिए यहाँ मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह वायु आकाश यानी एरोस्पेस मनोविज्ञान है। निदानात्मक व निर्देशन मनोविज्ञान है। पशु मनोविज्ञान, पशुओं के व्यवहार के बारे में भी हम यहाँ मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। परामर्श मनोविज्ञान, आज हमारे बहुत ज़्यादा लोगों में डिप्रेशन और जो बहुत ज़्यादा हमारे जो आने वाली जीवन है उसको लेकर के बहुत चिंताएं लोगों के मन में रहती हैं, हमारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिज जो है उसमें हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहाँ हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से हम काउंसलिंग करेंगे। क्रीड़ा मनोविज्ञान, आजकल आप लोग देखते हैं कि कोई भी टीम होती है, हर एक उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, कि खेल के दौरान किस तरह वो अपने खिलाड़ी अपने मनोबल के स्तर को बनाए रखें, किसी प्रकार के प्रेशर में नहीं आए, कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको कैसे रिलीज़ करें। इन सब में मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उपभोक्ता मनोविज्ञान, आज हम देख रहे हैं कि हर चीज़ टीवी पे हमें बहुत सारे ऐड दिखाई देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से बनाया जा रहा है उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के। जैसे आज हम देखें कि हमारे परिवार में माता पिता अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों की हर छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट बना रही है, वो बच्चों का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा कर रही है कि हमें ये चाहिए, और बच्चा उसको देख करके ऐड को देखता है और अपने माता पिता से उस चीज़ की ज़रूरत मांग करता है और माता पिता ला के देते हैं। यानी कि कंपनियां जो हैं वो व्यक्तियों की
मनोविज्ञान को समझ रही हैं कि किस तरह से हम उनकी मनोविज्ञान को समझ करके अपने उत्पादों की बढ़ोतरी कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकें। सैन्य मनोविज्ञान, सेना में भी मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जो हमारे टैंकर्स हैं, हमारी मिसाइल्स हैं, वो सब जो बनाई जाती हैं, उनके टेक्सचर में, उनके कलर करने में, उनको खड़ा करने में हमारे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि किस तरह से हम दुश्मन की छुपा करके हमारी जो है आयुध सामग्री है उसको उपयोग में ले सकें। सेना का मनोबल हर समय ऊंचा बना रहे, मोरल उनका डाउन नहीं हो, उनको स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री रखा जाए सैनिकों को। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान और कानूनी मनोविज्ञान। इस तरह आजकल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ मनोविज्ञान का उपयोग नहीं करते। बहुत अधिकतम क्षेत्रों में हम मनोविज्ञान का उपयोग करने लगे हैं। धीरे धीरे हमारे मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है।